हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय के बारे में। हम लोगों ने गाउस के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 2 अनुप्रयोग खत्म कर लिए थे। 2 क्या 3 अनुप्रयोग हम लोगों ने खत्म कर लिए थे। आज हम बात करेंगे चौथे अनुप्रयोग की बात। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें इस बार कहाँ ज्ञात करनी है, एक आवेशित चालक होगा उसके ठीक बाहर क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे, ऐसे करके मान लेंगे कि एक चालक है, ठीक है, जो एक समान रूप से प्लस आवेश द्वारा क्या किया गया है, आवेशित है। हम इसको मान लेंगे प्लेट 1 और इसको मान लेंगे प्लेट 2। इससे कुछ दूरी पर यहां पर मान लेंगे एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसी दिशा में होगी, प्लेट इसके कारण, और E2 के कारण भी इसी दिशा में होगी। प्लेट 2 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में होगी। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहां पे चीजों को मान लेंगे। माना एक आवेशित चालक है जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। माना चालक का क्षेत्रफल A तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। मान लिया हमने क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। माना चालक के 2 प्लेट हैं, चालक के 2 प्लेट 1 व 2 हैं। अब यहां पर हम निकालेंगे है चालक से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना देखिए, इतना किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए आपको अपने से ही क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इतना हम मान लेंगे। अब इसके आगे देखिए हम क्या करते हैं, प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 हो तो क्या हो, E1 हो तो देखिए यहां पर E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। फिर यहां पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 हो तो, अगर E2 होगा
तो E2 इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए, यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। जब दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो समान है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो क्या हो, E हो तो E बराबर E1 प्लस में क्या हो जाएगा, E2। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, जब यहां पे मान रखा जाएगा तो E बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहां से ये आएगा क्या, हम जानते हैं ये दोनों चीजें आपस में क्या करेंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। तो E इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम इसका आएगा सिग्मा नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा। यहां पर देखिए एक मिस्टेक हो रहा है, यहां पर ये 2 एप्सिलॉन रहेगा, ठीक है, ये 2 एप्सिलॉन रहेगा, अब सही आएगा। ठीक है, यहां पर इक्वल टू 2 और 2 आपस में कट जाएगा तो सिग्मा बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कीजिए। देखिए गॉस के नियम का अगला अनुप्रयोग क्या है। अगला अनुप्रयोग है समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच एवं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम फिर से क्या कर लेंगे, हम दो समांतर प्लेट मान लेंगे, हमने मान लिया ये, हमने दो प्लेट मान लिया, ठीक है। अब देखो इसको प्लेट 1 मान लेंगे, इसको प्लेट 2 मान लिया जाएगा। अब देखो यहां पर एक प्लेट पर प्लस आवेश दे देते हैं और दूसरे पर क्या दे देंगे, माइनस। इस प्लेट पर हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, हम इसको क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश, और इस प्लेट को दे रहे हैं माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, दो बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु मानेंगे इसके भीतर जो कि हमारा क्या होगा P, और यहां पर एक बिंदु मानेंगे जो कि क्या होगा हमारा P। अब यहां पर देखो, यहां पे इसको अलग मान लेते हैं, इसको P डैश मानते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम जानते हैं प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इससे दूर होगी, दूर यानी कि इस तरफ में होगी, क्या होगा आपका E1। और ये माइनस आवेश है, इस प्लेट पर माइनस, तो इसकी तरफ होगा यानी कि ये E2 इस दिशा में होगा, ठीक है, P पर। और P डैश पे अगर बात करेंगे तो देखिए ये प्लस आवेश है, तो इसकी वजह से इससे दूर होगा जो कि हमारा क्या होगा E1, और इसकी वजह से इसकी तरफ होगा, माइनस की वजह से इसकी तरफ होगा। तो यहां पर देखो हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे, फिर से मानने वाला काम किया जाएगा। माना दो समांतर आवेशित अचालक प्लेट 1 व 2 है, जिसका
आवेश घनत्व सिग्मा समान है। प्लेट एक को प्लस क्यू तथा प्लेट 2 को माइनस क्यू आवेश दिया गया है। देख लीजिए, प्लेट को प्लस क्यू और दूसरे को माइनस क्यू आवेश दिया गया है। माना प्लेट के भीतर या प्लेटों के भीतर प्लस के भीतर बिंदु P तथा बाहर P डैश है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए कुछ नहीं करना, जैसा फिगर बनाएंगे हमेशा हम उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया दो समांतर आवेशित अचालक प्लेट 1 और 2 है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा समान है, यानी कि दोनों पर जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है और दोनों पर मान क्या है, समान है। प्लेट 1 को प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे को दिया गया है माइनस क्यू आवेश। प्लेट ए के भीतर का जो बिंदु ये वाला है उसको हमने क्या मान रखा है, P, और जो बाहर का बिंदु ये वाला है उसको माना है P डैश, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कहां ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात करते हैं प्लेट के बाहर। प्लेट के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। अब यहां पर देखो हम क्या कर लेंगे, माना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्लस क्यू आवेश इसके कारण, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका E1 बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर यहां पर देखिए दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद मान लेंगे कि बिंदु P डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर E1 प्लस E2, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, जो समीकरण 1 और 2 से मान रखा जाएगा तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे जो प्लस लिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे जब E का मान रखा जाएगा तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और E बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अतः हम कह सकते हैं कि दो आचालक प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सदैव 0 होगी। इसे नोट करें। अब देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब प्लेटों के बीच बिंदु P पर के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर देखिए प्लस क्यू
आवेश के कारण, या डायरेक्टली हम देखो यहां से कर लेते हैं, यहीं से, ये सेम चीज यहीं से आएगा। ठीक है, हम देखो यहां पे सीधे मान लेते हैं, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है। वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका? E है। तो देखो E बराबर यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2। अब E1 प्लस E2 क्यों? क्योंकि देखो E1 और E2 दोनों की दिशा जो क्या है, समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, E1 E2। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो E इक्वल टू जब निकालेंगे तो 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा आपस में, और यहाँ पे E इक्वल टू आपको आ जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इससे फिर से बात को समझिए, जब हम प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यानी इस बिंदु पर, तो हमें E1 का मान इतना मिल गया और E2 का मान हमें इतना मिल गया। यहां से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, हमने मान लिया कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाकी दो निकली है वो एक दूसरे की दिशा क्या है, विपरीत है। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस में। जब मान रख के हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो E का मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई अचानक प्लेट होगा तो उसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सदैव क्या होगी, शून्य होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लेटों के बीच बिंदु जो P माने हैं इस पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम करेंगे तो माइनस आवेश के कारण और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आएगी जो समीकरण 1 और 2 ये आया, तो हमने इसको नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लिया है, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो यहाँ पे E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो E1 और E2 दोनों की दिशा क्या है, समान। जब दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पे हो गया है। तो E1 E2 का मान यहां से रख लेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 2 से जब मान रखेंगे तो इतना हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कटेगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। यह आपका पांचवां प्रयोग था। इसके बाद एक और है, पहले इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद उसकी बात करते हैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। यहां पर देखें, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यह ज्ञात करना है। हम मान लेंगे, माना एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R तथा उस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है। आवेश के कारण गोलीय कोश के भीतर पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर देखिए हम क्या कर लेंगे, एक गॉसियन गोले की रचना कर लेंगे। ठीक है, बन गया, हाँ बन गया। ठीक है, जिसकी यहां से यहां की त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल R है, और जो प्लस आवेश है वो इसी पर एक समान रूप से क्या किया गया है, बिखरा हुआ है। अब यहां हम क्या करेंगे, इसके बाहर एक गॉसी बेलन की हम क्या कर लेंगे, रचना कर लेंगे ऐसे करके, जिसकी इस बिंदु से यहां तक की त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल r होगी, और इसके भीतर भी हमें क्या कर लेंगे, गॉसी बेलन की रचना कर लेंगे। हमें यहां पर और यहां पर, ठीक है, इसके भीतर यहां पर इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम क्या कर लेंगे, अब
हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस बिंदु को हम मान लेंगे P और इस वाले बिंदु को मान लेंगे P डैश। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि एक अल्पांश अवयव हम काट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, वेक्टर dA, और इसे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। तो देखो गोली कोश के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे हम कहां पर, यहां पर, तो देखो ये हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, नहीं ऐसा डायरेक्टली नहीं करते हैं, यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अल्पांश अवयव काट लिए हैं, तो इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाई ई, ठीक है, और छोटा है तो ये छोटे से अवयव से गुजरेगा, और ये क्या हो जाएगा डी ए, या ऐसे करके कर लेते हैं ई डी ए, ऐसे हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अगर कॉस वेक्टर को हटाना है तो हम क्या लेके आएंगे, कॉस थीटा को, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अगर उस दोनों को ध्यान से देखा जाए, दोनों के मेरा मतलब इनको है, तो वेक्टर ई तथा वेक्टर डीए के मध्य बनने वाला कोण, नहीं बनने वाला कोण नहीं, इसे लिखो की दिशा समान है। जब देखिए दोनों की दिशा समान होगी तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 अंश, और काश, तो काश 0 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई डी ए, ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की बात करेगा तो ये हो जाएगा फाई ई, और ये हो जाएगा समाकलन क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे ई हो जाएगा कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा फाई समाकलन क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब यहाँ पे याद रखिएगा डी ए का जो समाकलन होगा डी ए का समाकलन ई ए, और वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर जानते हैं 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये मान यहाँ पे रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे, तो यह आपका आ जाएगा फाई ई बराबर ई 4 पाई आर का स्क्वायर, इतना आ जाएगा हमारा। हम जानते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम की बात करता है तो होता है फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा हमारा। ये मान दोनों को ध्यान से देखो, फाई ई बराबर इतना और फाई ई बराबर इतना, दोनों समीकरण की हम आपस में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। उसके लिए मैं नीचे वाला हटाता हूं, यहां पर देखो समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
जब 1 और 2 की तुलना करेंगे तो Q बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर E 4 पाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। E का मान निकालेंगे तो उसका पक्षांतर कर लेंगे तो E बराबर आ जाएगा एक बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में आ जाएगा R का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, गोले के बाहर, जो ये मेन गोला है इसके बाहर किसी बिंदु पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता आपकी इतनी आ जाएगी। यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो देखिए हम आवेश घनत्व बराबर जानते हैं द्रव्यमान बटे में आयतन, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बराबर हो जाता है आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो यहां से हम क्या करेंगे, Q का मान निकालेंगे। तो जब Q का मान निकालेंगे तो आएगा सिग्मा इंटू में A। अब A का मान हम यहाँ पे जानते हैं तो Q इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई R का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां पर देखिए हम यहां से R का स्क्वायर तो ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो पृष्ठ घनत्व आएगा वो आएगा जो R त्रिज्या है इस पर, ना कि ये वाला, क्योंकि ये जो स्मॉल r जो माना गया है ये काल्पनिक है, ये वास्तव में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या ली जाएगी वो आ जाएगी आपकी कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। मान समीकरण 3 में रखने पर, जब मान समीकरण 3 में रखा जाएगा इस वाले में, तो ये आपका हो जाएगा E बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आपका आ जाएगा सिग्मा अपान में 4 पाई R कैपिटल R का स्क्वायर बटे में स्मॉल r का स्क्वायर। 4 पाई से कट जाएगा और यहाँ पे E इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल R का स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी किसी बाह्य बिंदु पर, यहां से और यहां से। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि पृष्ठ पर आवेश वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। गोले के पृष्ठ पर अब यहां पर देखिए, गोले के पृष्ठ पर जब वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी कि इस बिंदु P पर जब यहां पर ज्ञात करेंगे तो जो त्रिज्या R है वो बराबर किसके हो जाएगी, स्मॉल r के। ठीक है, जो त्रिज्या R है वो किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल r की। तो यहां पर देखिए वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता साफ है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 3 व 4 से। जब समीकरण 3 और 4 से बात करेंगे तो देखिए पहला चीज हमारा आ जाएगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में स्मॉल r का स्क्वायर। वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। दूसरा आपका ये आ सकता है E बराबर, यहां पर देखिए जब इस कैपिटल R की जगह पे हम रख देंगे स्मॉल r, तो स्मॉल r ऊपर नीचे कट जाएगा तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरी आ जाएगी अथवा करके। ठीक है, यहां पर देखिए जो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता आएगी आपकी किस पर, पृष्ठ पर, वो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी आ जाएगी, यहां पर आपकी आ गई है। एक आएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R का स्क्वायर, और दूसरा आपका आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर बात करते हैं गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जब गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये जो गोला हम माने हैं ये गोला क्या है, अचालक है।
जब गोला अचालक है तो जाहिर बात अगर इसको हम मान ले अचालक, तो इसके भीतर की तरफ आवेश का प्रवाह ही नहीं हो सकता। जब इसके भीतर की तरफ आवेश का प्रवाह हो ही नहीं सकता, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, शून्य। तो यहां पर देखिए अचालक गोले के कारण आवेश का प्रवाह नहीं होगा, अतः गोले के भीतरी भाग में आवेश Q बराबर क्या होगा, शून्य होगा। आवेश Q बराबर क्या होगा, शून्य होगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। E बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। बात समझ में आ गई? तीनों चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लेंगे, जैसे ही इनको रिवीजन करेंगे ये चीजें आपको आ जाएंगी। तो विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का जो चैप्टर था वो आज थ्योरी पार्ट समाप्त हो गया है। हम अगले पार्ट में सिर्फ आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।